everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट का 7th चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इससे पहले 6 चैप्टर्स हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, तो किसी भी स्टूडेंट ने अगर कोई भी वीडियो या कोई भी चैप्टर स्किप किया है तो लिंक आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फट से जाके देख लो। ठीक है, अब बात आती है कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम टॉपिक देखने वाले हैं मेंटरशिप। कौन होते हैं ये, क्या करते हैं, इसमें क्या क्या होता है, क्यों ज़रूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कब इंसान मेंटर कहलाया जाता है, ये सारे क्वेश्चन से डील करेंगे हम इसी एक पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को बिना वेट किए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले बात आती है कि ये वर्ड जो है ये आया कहाँ से एग्जैक्टली। ये वर्ड मेंटोर आया कहाँ से। देखिए, हुआ क्या था, एक बार एक राजा था। ठीक है, ये राजा का मुकुट है। ठीक है, सो एक बार क्या था, एक राजा था जो गया था वॉर पे। जो गया था वॉर पे। अब भाई ये खुद तो चले गए लड़ने वड़ने के लिए, बट इनकी जनता तो इनके एरिया में ही थी, राइट। इनकी जनता तो अभी भी वहीं थी ना जहाँ पे इनका एक्चुअली रीजन था। तो ये उस जनता के लिए अपने बेटे को छोड़ के गए। होता था ना राजा महाराजाओं में, वो यूजुअली जाते थे वॉर वगैरह पे, तो वो किसी ना किसी एक इंसान को तो छोड़ के जाते ही थे, सो दैट अगर उनकी मृत्यु हो जाती है वॉर में तो उनके पीछे कोई ना कोई बचे उस पूरे रीजन को देखने के लिए, राइट। सो राजा वॉर पे गए लड़ने के लिए, जनता थी पीछे इनके और जनता को देखने के लिए सन को छोड़ के गए, अपने बेटे को छोड़ के गए। अब बेटा था इनका छोटा, बेटा था इनका छोटा, तो इन्होंने एक इंसान को अपने बेटे की हेल्प के लिए रखा। आप अगर कोई भी वो देखें, अकबर वाला शो देखें या फिर पृथ्वीराज चौहान वाला देखें, कोई भी शो देखें, एग्जैक्टली आपको ये देखने को मिलेगा कि हर इंसान जो भी इतना लाइक योद्धा हुआ है बहुत बड़े वाला, उसके पास हमेशा उसके एक गुरु रहते थे माँ बाप के अलावा, और वो गुरु उन्हें बताते रहते थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो तुम कर रहे हो वो सही है कि नहीं है, तुम्हें सही करने के लिए चीज़ें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, एंड स्टफ लाइक दैट। सो यहाँ पे इनके बेटे की असिस्टेंस के लिए ये एक सुपरवाइजर को छोड़ के गए। ये एक ऐसे इंसान को छोड़ के गए जो गलती करने पे इनके बेटे को समझाएगा, और अगर लाइक बेटा अगर किसी उसमें फंसता है, डिलेमा में फंसता है, तो उस टाइम पे उसके बेटे को एडवाइस दे के, सजेशन दे के उस डिलेमा से बाहर निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इंसान था ना जिसको हेल्प के लिए छोड़ा था, इसको बोला मेंटोर। ठीक है, इसको बोला इनिशियली मेंटोर, और यहाँ से ये वर्ड फेमस हो गया मेंटोर, जो कि आज हम एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ रहे हैं। वैसे देखा जाए इन अ वे, आज की डेट में जो भी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे पुराने ज़माने से आए हुए हैं, कहीं ना कहीं से आए हुए हैं। लाइक हमारा जो वर्ड स्ट्रैटेजी है, ये हमारी मिलिट्री की देन है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े हैं जो कहीं ना कहीं से उनका ओरिजिन हुआ था, और आज की डेट में वो बिजनेस की लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। सो सेम वे में ये राजा वॉर पे गया, अपनी जनता को पीछे छोड़ के गया था, और जनता की सेवा के लिए सन को छोड़ के गया, लेकिन सन छोटा था तो उसके लिए वो एक असिस्टेंट दे के गया, एक ऐसा इंसान दे के गया जिसकी बात सन सुनेगा और जो अच्छी एडवाइस देगा उसकी एब्सेंस में उसके बेटे को, और इस इंसान को मेंटोर बोला गया। और यहाँ से ये वर्ड का जन्म हुआ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं कहाँ पे, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में। सो दे से mentorship is a developmental partnership through which one person shares knowledge, skills, information and perspective to foster the personal and professional growth of someone else. मेंटरशिप एक डेवलपमेंटल पार्टनरशिप होती है, दो लोगों का साथ आना होता है जिसमें एक इंसान अपनी नॉलेज को शेयर करता है, जिसमें एक इंसान, पहले तो क्या बोला है, दो लोगों की पार्टनरशिप होती है। ठीक है, जिसमें एक इंसान
अपनी नॉलेज को शेयर करता है, अपनी स्किल्स को शेयर करता है, इंफॉर्मेशन देता है, इसके माइंड को फॉस्टर करने की कोशिश करता है, इसके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश करता है, वो सारी शेयरिंग करके, ठीक है। तो बेसिकली ये मेंटोर कहलाया जाएगा, और ये इंसान जो इससे वो ले रहा है वो इसका स्टूडेंट या कुछ भी मेंटी कहलाया जा सकता है, ठीक है। सो जो स्टोरी मैंने अभी आपको समझाई सुनाई वही यहाँ पे लिखी हुई है कि जो ओरिजिनल मेंटोर था इज़ अ कैरेक्टर इन होमर्स एपिक पोएम, और उसमें एक राजा का नाम दिया हुआ है, जो राजा फाइट के लिए गए थे ट्रोजन वॉर के लिए, और उन्होंने एंट्रस्ट किया अपने किंगडम की वो अपने मेंटोर के हाथ में, अपने मेंटोर को वो छोड़, मतलब अपने एक इंसान को जिसको वो मेंटोर बोल रहे हैं उसको छोड़ के गए, जो कि बेसिकली टीचर बना और ओवरसियर बना उसके बेटे के लिए, ठीक है। देयर आफ्टर द वर्ड पॉपुलराइज्ड फॉर ऑल दोज हु एक्ट एज अ ट्रस्टेड काउंसलर और गाइड और एज अ वाइज लॉयल एडवाइजर टू समवन एल्स। देखिए, अगर कोई कपटी इंसान हो, ठीक है, कोई क्लेवर, कोई चालाक, कोई चालू इंसान हो, वो क्या करेगा, वो राजा की एब्सेंस में उसके बेटे को मैनिपुलेट करेगा, है ना, और कोशिश करेगा सारी बागडोर उसके हाथ में आ जाए। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर यहाँ पे ये इंसान बहुत ही चालू किस्म का होता तो इसकी क्या कोशिश होती? इसकी कोशिश होती कि मैं उस बेटे को मैनिपुलेट करूँ ताकि पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में रहे। लाइक अकबर वाले उसमें शो में आपने देखा होगा, देयर वाज दिस लेडी जो कि वाइट कपड़े पहनती थी हमेशा, दरभंगा ऐसे करके कुछ नाम था उसका, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। व्हाट शी डिड, वो अकबर को ऐसे दिखाती थी कि मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, बट एक्चुअली वो अकबर को मैनिपुलेट करके रख रही थी, और वो कोशिश करती थी कि वो उसकी सारी बातें माने, कंट्रोल पूरा अपने हाथ में रखा हुआ था। तभी जब अकबर की जोधा भाई से शादी हुई थी तो उसके बाद जब कंट्रोल उसके हाथ से जाने लग गया था तो शी गॉट एंग्री विद जोधा भाई एंड ऑल। अगर आपने ये सारी स्टोरीज देखी हुई हैं, तो नहीं देखी है तो ऋतिक रोशन की मूवी है, ऐश्वर्या राय के साथ देख लेना एक बार, ठीक है, थोड़ी हिस्ट्री तुम्हारी इंप्रूव हो जाएगी। सो यहाँ पे मतलब वो इंसान क्या ऐसे सिनेरियो में मेंटोर खिलाया जा सकता है? वो औरत क्या मेंटोर खिलाई जा सकती थी? नहीं। मेंटोर वो होता है जो लॉयल हो, जो आपको एडवाइस दे इम्पार्शियल वे में, अनबाइस्ड वे में। उसका ये कहना हो कि भाई कुछ भी हो जाए, मतलब चाहे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है खुद का फायदा करने की, लेकिन मैं पहले तुम्हारे बारे में सोचूंगी, मैं इस रीजन के बारे में सोचूंगी, मैं इस थ्रोन के बारे में सोचूंगी, काइंड ऑफ ऐसा, ठीक है। सो समबडी हु इज लॉयल, समबडी जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, समबडी जो एक अच्छी एडवाइस देने वाला हो, समबडी जो आपको गाइड कर सके, आपको काउंसिल कर सके, उस इंसान को हम बोलते हैं मेंटोर, ठीक है। Then they say mentoring is about a person helping another person to achieve something. इसमें बेसिकली एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है ताकि वो कुछ अचीव कर सके। अच्छा, इसका एक और छोटू सा एग्जाम्पल दूं क्या? ये तो मैंने तुम्हें ओरिजिन बता दिया था कि कैसे क्या हुआ, एक छोटू सा एग्जाम्पल देते हैं। ये एग्जाम्पल मुझे कहाँ से क्लिक हुआ वो बताती हूँ। अभी शायद एडमिशन्स चल रहे हैं, DU के एडमिशन्स चल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ना कल परसों और आज में ऑलमोस्ट 10-11 मैसेजेस आ चुके हैं बच्चों के कि मैम थैंक यू वी गॉट एडमिटेड इन DU, मतलब हमें DU में एडमिशन मिल गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। तो आई गेस एडमिशन्स चल ही रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड राउंड जो भी चल रहा है। तो उसके थ्रू मुझे पता लगा कि व्हेन दे वर राइटिंग दोज मैसेजेस कि मैम आपने गाइड किया था, ऐसे बताया था, वैसे बताया था, उसकी वजह से हेल्प मिली, ये हुआ वो हुआ वो हुआ। तो आप लोग सोचिए नॉर्मल जिंदगी में, अब आप ये हैं, ये आप हैं, ठीक है, आपकी फैमिली में देयर इज नोबडी जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, नोबडी फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, सब इंजीनियरिंग वाले थे या मेडिकल वाले थे। आप अपनी फैमिली में फर्स्ट हैं जो कॉमर्स फील्ड से, ठीक है। अब ऐसे में आपको अपनी फैमिली से तो गाइडेंस मिल नहीं सकती, बट आपको करियर में करना भी कुछ अच्छा है। आपके फैमिली मेंबर्स को पता ही नहीं है कॉमर्स लेने के बाद क्या क्या किया जा सकता है। यूट्यूब पे आपने हेल्प देखी लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। तो ऐसे सिनेरियो में आप यूजुअली क्या करते हैं? अपने एक ऐसे टीचर को अप्रोच करते हैं जिस पे आपको फेथ होता है,
जिसका आपको लगता है कि वो अनबायस्ड वे में आपको सारी चीजें अच्छे से बताएंगे और वो टीचर आपको गाइड करते भी हैं और फिर आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, आप है, आपकी फैमिली में देयर इज नोबडी फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो आपको गाइडेंस में दिक्कत जा रही है क्योंकि घर पे गाइड करने वाला कोई नहीं है। ऐसे सिनेरियो में करियर बनाने के लिए आपने एक टीचर पे रिलाई किया, आप उस टीचर के पास गए, आपने उनसे बोला कि मैम मुझे बताइए, सर मुझे बताइए कि मैं कॉमर्स लेने के बाद क्या क्या कर सकता हूँ। उन्होंने आपको फेथ, मतलब आपका फेथ मेंटेन करते हुए अनबायस्ड वे में आपको एडवाइस दी कि देखो कॉमर्स में ये ऑप्शन होते हैं, मुझे लगता है जितना मैंने तुम्हें देखा है तुम प्रैक्टिकल चीज़ में बहुत अच्छे हो तो तुम सीए कर लो, मैंने देखा है तुम थ्योरी में बहुत स्ट्रांग हो, लॉ तुम्हारा अच्छा होल्ड हो, लॉ पे तुम्हारा अच्छा होल्ड हो सकता है तो तुम सीएस कर लो, तुम कैलकुलेशंस में बहुत अच्छे हो तो तुम एक काम करो कॉस्टिंग मतलब सीएमए कर लो, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में अनबायस्ड होके आपको गाइड करना, ठीक है। और अल्टीमेटली इस गाइडेंस से क्या होगा, तुम अगर उस फील्ड में चले जाते हो, तुम एक्चुअली कुछ बढ़िया कर लेते हो, तरक्की किसकी होगी, तुम्हारी होगी, वो मेंटोर की होगी, ऑब्वियसली तुम्हारी होगी, ठीक है। तो हेल्प तुम्हारी इस इंसान ने की ताकि तुम कुछ अचीव कर सको लाइफ में, और वो भी अनबायस्ड वे में। मैं कभी कभी सोचती थी कि क्या होता है ये टीचिंग प्रोफेशन, लाइक सीरियसली आप खुद वहीं के वहीं हो और आपके बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए। When I was in school ना, मैंने बहुत सारे लोगों की ये सेम सोच देखी और मुझे कोई वो नहीं है ये एडमिट करने में कि मेरी सोच बहुत ही ज़्यादा गलत थी एक टाइम पे टीचिंग प्रोफेशन को लेके। एंड मैक्सिमम पीपल आई हैव सीन इंडिया में टीचिंग प्रोफेशन को उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते जितनी देनी चाहिए। When I was preparing for UPSC, उस टाइम पे जब मैं जिस क्लास में पढ़ने जाती थी वहाँ जो टीचर्स थे, मुझे ऐसा लगता था ये हमें पढ़ा रहे हैं, इनसे पढ़ने के बाद हम IAS ऑफिसर, IRS ऑफिसर, IFS ऑफिसर बन जाएंगे, बट ये तो यहीं के यहीं रहेंगे, तो ये पढ़ा क्यों रहे हैं। दे शुड बेटर प्रिपेयर देमसेल्व्स, और ये खुद अपना निकाल लें। मेरी सोच ऐसी होती थी। जब मैं 12th में थी, मुझे जो अकाउंट्स टीचर पढ़ाती थी बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, पर मुझे ऐसा लगता था यार मैं मतलब 12th कर लूँगी, मैं कॉलेज में पहुँच जाऊँगी, मैं लाइफ में कुछ बढ़िया कर लूँगी, बट ये तो यहीं के यहीं रहेंगी ना। क्या सेंस हुआ इनको इतना एफर्ट्स डालने की हमें पढ़ाने के लिए, जबकि एक्चुअली इनको यहीं रहना है जहाँ पे ये भी है। कितने भी एफर्ट्स डाल लें उससे हमारा करियर बनेगा, इनका खुद का नहीं बनेगा। ये मेरी सोच थी अपने टीचर्स को लेके। बट यहाँ देखिए, वो टीचर्स जो आपको मदद करते हैं अल्टीमेटली ताकि आप लाइफ में कुछ अच्छा कर सको, और ये जानते हुए कि वो खुद वहीं पे रह जाएंगे, यही तो है आपको लॉयल तरीके से गाइडेंस देने का वो, यही है मेंटरशिप। इसमें यही होता है कि आप बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी रिटर्न्स के, आकांक्षा के, आप सामने वाले की मदद करते हैं अपनी स्किल्स नॉलेज से। लाइक एमबी में क्या, या ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पे कहीं पे भी देख लीजिए, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनको पता है आपको पढ़ाने के बाद आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, बट वो वही काम करते रहेंगे लाइफ टाइम इफ दे लव डूइंग दैट, ठीक है। वो फोर्सफुली नहीं कर रहे, तो ऐसे सिनेरियो में भी वो अपना 100% इनपुट दे के आपकी तरक्की करवाने की कोशिश करें, अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज को आपसे बांट के आपकी तरक्की कराने की कोशिश करें। वरना लाइफ में मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास नॉलेज बहुत होती है लेकिन वो शेयर बिल्कुल नहीं करते। देयर वाज दिस क्लासमेट ऑफ माइन स्कूल में, मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लूँगी क्योंकि नाउ शी इज़ लाइक काइंड ऑफ अ गुड फ्रेंड, तो फिर बुरा मान जाएगी वो, ठीक है। बट मैं बताती हूँ उसकी आदत कैसी थी। वो सब पढ़ती थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, सुपर इंटेलिजेंट थी, बट जब उससे पूछते थे ना ये पढ़ा, नहीं यार मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा, मेरे से तो बिल्कुल नहीं आता। जबकि वो हमसे पूछ लेती थी, मतलब अगर मान लीजिए उसका कोई एक टॉपिक रह गया, वो सुबह मुझसे पूछती थी और मैं उसको बता देती थी। बस में जब हम साथ में जाते थे मैं उससे बताती थी कि अरे यार ऐसे 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 इस टॉपिक में होगा, तो वो बहुत शानी बनती थी, सारा कुछ आपसे पूछ लिया लेकिन अपने टाइम यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, और एक्चुअली मार्क्स सबसे ज़्यादा वही लेके आती थी। तो समझ में आ जाता था कि भैया झूठ बोल रही है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी नॉलेज सामने वाले के साथ शेयर नहीं करते, नो मैटर व्हाट। उनको लगता है यार अगर हमने अपनी नॉलेज सामने वाले से पूरे अमाउंट में शेयर कर दी तो लाइक हमारी स्पेशलिटी क्या रह जाएगी। और ये चीज़ मैंने कुछ टीचर्स में भी देखी है। जब से मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ, आई मेट फ्यू टीचर्स जिनको ऐसा लगता है, जो एक्चुअली मुझे खुद बोल चुके हैं कि पायल मैम व्हाई डू यू शेयर एवरीथिंग विद द स्टूडेंट्स। अगर आपने उन्हें सब बता दिया तो वो तो 10 जगह से पढ़ते हैं,
तो ऐसे में आपकी नॉलेज प्लस 10 जगह की नॉलेज, वो तो सुपर इंटेलिजेंट हो जाएंगे, सुपर नॉलेजेबल हो जाएंगे, लेकिन आपकी तो वो लिमिटेड नॉलेज ही है जो आपने पूरी की पूरी बखान कर दी सामने वाले के सामने। बट टीचिंग प्रोफेशन इसी का तो नाम होता है, टीचिंग यही तो होता है। और in a way mentorship is also the same thing. You are sharing everything with the students, with the other person, so that the other person can do something great in his or her life. So I hope अब आपको यहाँ से समझ में आया है mentorship का मतलब। आपको चाहिए तो आप सेम एग्जाम्पल कॉपी कर सकते हैं अपने नोटबुक में या फिर एग्जाम शीट में। चलिए वापस आ जाते हैं यहाँ पे। So it says in which the other person encouraged to discuss their needs and circumstances openly and in confidence is said to be mentoring. यहाँ पे जो सामने वाला इंसान होता है वो खुल के आपसे बात करता है कि उसको क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको कहाँ लगता है कि वो लैक कर रहा है, खुल के वो अपनी बातें आपके सामने रख सकता है और आप खुल के उसे एडवाइस भी दे सकते हैं। मेंटरिंग इज पावरफुल पर्सनल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट टूल। इससे सामने वाले इंसान की एम्पावरमेंट होती है, वो लाइफ में थोड़ा और एक लेवल अप जाता है। Then they say, in other words, providing help and support in a non-threatening way, in a manner that the recipient appreciates and values is mentoring. यहाँ पे आप सामने वाले को काइंड ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं बिना उसे थ्रेटेंड फील कराते हुए, और सामने वाला आपके द्वारा की गई सपोर्ट को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट भी करता है। It involves to support and encourage people to manage their own learning in order that may maximize their potential, develop their skills, improve performance and become the person they want to. यहाँ पे आप सामने वाले को बेसिकली हेल्प कर रहे हैं ताकि वो खुद की लर्निंग्स बढ़ाए, ताकि वो लाइफ में कुछ बढ़िया कर पाए, सक्सेसफुल बन पाए। Now the question arises, who is a mentor? बट उससे पहले एक छोटी सी लाइक बॉक्स है आपके बुक में, उसमें कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। ओके सो आप सबने कौन बनेगा करोड़पति शो तो देखा ही होगा, नहीं भी देखा होगा तो आइडिया तो होगा कि उसमें होता क्या है। सो वहां पे अमिताभ बच्चन सर एक एंड पे बैठते हैं और दूसरे एंड पे बिठाते हैं, मतलब जिसको हॉट चेयर बोला जाता है, एक ऐसे रैंडम इंसान को जिसका जीके अच्छा होता है, वो थोड़े बहुत टेस्ट वगैरह क्वालिफाई करके आया होता है, और उससे कंटिन्यूसली जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 ऑप्शन के साथ, और इस इंसान को उसमें से राइट ऑप्शन चूज करना होता है। हर क्वेश्चन के कुछ पैसे इसको मिलते हैं, और यहाँ पे आप करोड़पति बन के जा सकते हैं जस्ट बाय आंसरिंग फ्यू क्वेश्चंस। सो अब ऐसे में जब ये इंसान हॉट चेयर पे बैठा होता है तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ पे वो भी हो सकता है अटक जाए, जहाँ पे हो सकता है उसके पास भी किसी चीज़ का जवाब नहीं हो, तो उसके लिए उसको 4 लाइफलाइंस ऑफर की जाती हैं। जो लाइफलाइंस होती हैं, फोन अ फ्रेंड, मतलब आप अपने एक दोस्त को फोन कर सकते हो। व्हेन दे से फोन अ फ्रेंड, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दोस्त को ही कॉल कर सकते हो। समटाइम्स कोई अपने पापा को कॉल करता है, समटाइम्स कोई अपनी मदर को फ़ोन करता है, कभी कोई रिश्तेदार को करता है, तो डिपेंड करता है जिसका भी नाम अपने नंबर वहाँ पे सेव करवाया हो। फिर आता है ऑडियंस पोल, मतलब जो ऑडियंस वहाँ पे बैठी हुई है उनकी क्या सोच है उस क्वेश्चन के बारे में, वो वोटिंग करते हैं और उसके बेसिस पे आंसर चूज किया जाता है। देन एक्सपर्ट ओपिनियन, मतलब एक एक्सपर्ट होता है उस पर्टिकुलर फील्ड का जिससे रिलेटेड वो क्वेश्चन होता है, और उससे पूछा जाता है कि आप बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है, कौन सा आंसर सही हो सकता है। या डबल डिप, इसमें शायद 50-50 वाला ऑप्शन रहता है कि 2 ऑप्शन जो कि बिल्कुल नहीं होते वो हट जाते हैं और रिमेनिंग 2 में से आपको चूज करना रहता है। तो ये 4 लाइफलाइंस क्या होते हैं, ऑफर की जाते हैं किसी भी इंसान को जब भी वो क्वेश्चन में अटकते हैं। अब ये बोलते हैं, ever thought what makes the contestant choose 3 friends in priority order to look for help when in trouble? Audience present will not be sharing the booty but still provides unconditional support which the contestant in most cases believes in and follows. So यहाँ पे 2 ऑप्शंस के बारे में बोला हुआ है कि आपको क्या लगता है कि कंटेस्टेंट का इतना कितना विश्वास होता है अपने दोस्तों पे कि प्रायोरिटी लिस्ट में उनके नंबर लिखवाता है फोन ऑफ फ्रेंड वाले सिनेरियो में, या इतना कितना ट्रस्ट होता है उस ऑडियंस पे जिसको वो जानता भी नहीं है पर्सनली, जो उसकी खुशी में शायद हो सकता है डांस वांस भी ना करके दिखाए, लेकिन फिर भी अनकंडीशनली उन पे ट्रस्ट करता है, उनके वोट्स पे ट्रस्ट करता है।
या फिर why expert opinion, yes surely given by an expert from the concerned field but still not a god, then what makes the participant take his advice so constructively. ये बोलते हैं अब एक्सपर्ट ओपिनियन, चलो हम मानते हैं कि एक्सपर्ट है तो उस फील्ड में उसको बहुत सारी जानकारी होगी, बट भगवान तो नहीं है वो कि सारी जानकारी होगी उसको. कई बार आपने देखा भी होगा एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए जब कॉल करते हैं, कई बार क्या, मैंने तो जितनी बार भी कौन बनेगा करोड़पति देखा है और एक्सपर्ट ओपिनियन वाला लाइफलाइन किसी ने इस्तेमाल किया है, मैं हमेशा ये देखती हूँ कि एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन देने के बाद ही और शी ऑलवेज मेंशंस कि मेरे अकॉर्डिंग ये होता है, मेरे ओपिनियन में ये हो सकता है, बट फिर भी तुम देख लो. वो कभी ये नहीं बोलते यही है, पक्का यही है, कभी भी नहीं बोलते. मतलब मैंने फोन अ फ्रेंड में फिर भी किसी फ्रेंड को इतना श्योरिटी से बोलते हुए देखा है कि यही है, तू तो यही ऑप्शन चूज कर, तू जीतेगा, तू ये करेगा, लेकिन एक्सपर्ट को कभी भी ये बोलते हुए नहीं देखा. सो क्या ऐसा क्या होता है कि आप उसके ऊपर इतना भरोसा रखते हैं? फोन अ फ्रेंड, ऑडियंस पोल एंड एक्सपर्ट ओपिनियन, तीनों ही सिनेरियो में बीइंग अ कंटेस्टेंट आपको क्या फील होता है ऐसा कि आप इतना आंख मूंद के उन पे भरोसा कर लेते हैं? क्या हम बोल सकते हैं कि ये सारे लोग आपके लिए मेंटोर है? लास्ट लाइन ये लिखी हुई है, आर ऑल दीज पीपल मेंटोर्स फॉर द कंटेस्टेंट दैट पर्टिकुलर वेंचर और गेम, इन दैट पर्टिकुलर वेंचर और गेम. सो ये पूरा रीड करूं अगर आपके सामने फटाफट, तो ये बोलता है द मच अवेटेड टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति गिव्स द कंटेस्टेंट 4 lifelines, phone a friend, audience poll, expert opinion and double dip. Ever thought what makes the contestant choose from 3 friends in priority order to look for help when in trouble? Audience present will not be sharing the booty but still provides unconditional support which the contestant in most cases believes in and follows. Why expert opinion? Yes, surely given by an expert from the concerned field but still not a god. That what makes the participant take his advice so constructively. Are all these people mentors for the contestant in that particular venture or game? So ये बॉक्स में आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, उसके बाद हु इज़ अ मेंटोर की डेफिनेशन लिखी हुई है. अब ये डेफिनेशन से पहले क्यों लिखा हुआ है ये बॉक्स में, ताकि आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाल सकें कि एग्जैक्टली होता कौन है मेंटोर. मतलब जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा कि 3 लोग आपको एडवाइस दे रहे हैं और आप आंख मूंद करके उन पे भरोसा कर रहे हैं, क्या आप उन्हें अपना मेंटोर भूल सकते हैं? तो यहाँ डेफिनेशन में उसके आंसर आपको मिलेगा. दे से अ फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, कोच, टीचर का एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया था, एडवाइजर, ट्यूटर, instructor, counselor, guru. All are terms used interchangeably to denote mentor. अच्छा, I'll share an instance from my life जिसके लिए मुझे आज भी टॉन्ट सुनने को मिलता है. मैं ना बचपन में अपने टीचर्स को बहुत सीरियसली लेती थी. मतलब बचपन में क्या, मैंने हमेशा अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली ही लिया है. जब भी मेरे घर वाले कुछ मुझे ऐसा पढ़ाते थे जो मेरे टीचर ने कुछ कॉन्ट्ररी बोला होता था, तो मैं बोलती थी नहीं, मेरी मैडम ने ऐसा बोला है, ऐसा होगा. I never used to trust my parents, my family members, my relatives over my teachers. I always used to trust my teachers कि नहीं भाई ये सही बोलेंगे, ये हो सकता है थोड़ा बहुत कर दें ऐसा वो. तो वो भरोसा जो आपके गुरु पे होता है कि वो आपको गलत नहीं पढ़ाएंगे. क्या हमने कभी भी लाइफ में कभी भी हमारे टीचर ने क्या पढ़ाया था उसको काउंटर चेक करते हैं घर जाके, क्रॉस चेक करते हैं घर जाके? स्कूल में जो हमें टीचर्स पढ़ाती है हम कैसे आंख मूंद करके पढ़ लेते हैं आराम से, हमें लगता है भाई टीचर तो गलती कर ही नहीं सकती. कभी किया है आपने ये चीज कि मैम यहाँ पे आप गलत बोल रहे हो, शायद मैम अभी जो बोल रही है वो गलत है. 100 में से 1 स्टूडेंट होता है जो ऐसी गलती निकालता है, 100 में से 1 स्टूडेंट. वो भी हो सकता है अपने पर्सनल बायसनेस के चक्कर में लगाए कि ये टीचर पसंद नहीं है, चल इसकी गलतियाँ निकालते हैं. मैं करती थी ऐसा एक्चुअली कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में. आई यूज टू डिसलाइक वन प्रोफेसर ऑफ माइन, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे, गलत बात है, बट देन उनके कुछ मतलब चीज़ें थी जिनकी वजह से बीइंग अ स्टूडेंट मुझे अच्छा नहीं लगता था. और कोई पर्सनल वो नहीं थी खुंदस वो ऑब्वियसली, बट बीइंग अ स्टूडेंट उनकी कुछ हरकतें थी, आदतें थी, लेट आना, ये करना वो करना, जो थोड़ा इरिटेट करती थी. तो मेरा ना उन पर थोड़ा फेथ नहीं था, ट्रस्ट नहीं था, तो मैं उनके पढ़ाते पढ़ाते उनकी गलतियाँ भी बहुत निकालती थी. बट ऐसा आप भी बीइंग अ स्टूडेंट 100 में से 1 टीचर के साथ करते हैं, और बीइंग स्टूडेंट्स कोई भी इंसान मतलब 100 में से 1 स्टूडेंट ऐसा निकलता है जो ऐसी गलतियां निकाले, बाकी सब आंख मूंद करके मैम ने बोला है तो सही होगा ऐसा करते हैं. सो बेसिकली ऐसा इंसान जिस पे आप
इतना भरोसा करते हैं कि वो आपका गलत नहीं चाहेगा, वो आपको गलत एडवाइस नहीं देगा, वो आपसे कभी भी कुछ गलत नहीं वो करेगा, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं मेंटोर। A mentor is a trusted guide, advisor, wise intellect person who uses the mind creatively, especially in occupational settings. एक ऐसा इंसान जो अपने माइंड को बहुत क्रिएटिवली इस्तेमाल करता है, स्पेशली ऑक्यूपेशनल सेटिंग्स में, और वो काफ़ी ट्रस्टवर्दी होता है, एडवाइज़र अच्छा होता है, वाइज इंटेलेक्ट का होता है, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं मेंटोर। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट डज अ मेंटोर डू। एक मेंटोर क्या क्या करता है, ठीक है, यहाँ पे पूरी लिस्ट लिखी हुई है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, ही टीचेस द मेंटी अबाउट अ स्पेसिफिक इशू। मेंटी कौन होता है? जो उसका स्टूडेंट होता है, जो उसके सामने खड़ा होता है, जिसको उसको सिखाना है, ठीक है, तो वो उसे टीच करेगा स्पेसिफिक इशू के बारे में। कोचेस द मेंटी एन पर्टिकुलर स्किल, ऑन अ पर्टिकुलर स्किल, एक पर्टिकुलर स्किल सिखाएगा। फैसिलिटेट्स द मेंटी ग्रोथ बाय शेयरिंग रिसोर्सेज एंड नेटवर्क्स, अपने रिसोर्सेज और नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके सामने वाले की ग्रोथ करवाने की कोशिश करेगा। चैलेंजेस द मेंटी टू मूव बियॉन्ड हिज और हर कंफर्ट जोन। देखिए कई बार आपने क्लासरूम में देखा होगा, टीचर्स ना कुछ स्टूडेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होती हैं। मतलब फर्स्ट से मैं बोलती हूँ, मान लीजिए मेरे को क्लास में, मतलब मैं एक स्पेसिफिक बच्चा है जो बहुत शरारती है, बहुत सारे और बच्चे हैं जो शरारती हैं, बट मैं उन पर कभी फोकस नहीं करती, बट ये पर्टिकुलर शरारती बच्चे को मैं हमेशा बोलती हूँ तो थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे, तेरा बहुत बढ़िया कुछ हो जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दे, तो कुछ बढ़िया कर लेगा लाइफ में। क्यों मैं आउट ऑफ एवरी स्टूडेंट उसे स्पेसिफिकली बोल रही हूँ? क्योंकि आपको जो अपने अंदर नजर नहीं आता ना, वो बाहर वाले को आपके अंदर नजर आ जाता है। स्कूल में कई बार ऐसा होता था कि एक ऐसा स्टूडेंट मिल जाता था, मतलब जब आई वॉज इन माई 12th क्लास, देयर वाज दिस गाय जो कि अभी मेरी कॉलोनी में मेरे घर के नीचे ही रहता है। उसका ना पोटेंशियल बहुत था, लेकिन वो आधे से ज़्यादा टाइम ना मस्ती मजाक और इन सब में लगा रहता था। टीचर्स कई बार उसको बोलते थे कि बेटा तुम थोड़ी सी मेहनत कर लो एंड यू नो लाइक हम तुम्हें देख सकते हैं ऊंचाइयां छूते हुए। वो टीचर उसके अंदर वो देख पा रहे थे जो वो खुद अपने अंदर नहीं देख पा रहा था। वो अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाह रहा था। ही यूज्ड टू फील लाइक यार ये मेरा बेस्ट वो है, यहाँ पे मैं खुश हूँ, इतने मार्क्स मेरे आ जाते हैं, इतना मस्ती में मैं कर लेता हूँ, मेरे दोस्तों के साथ मैं चिल कर लेता हूँ, लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। तो उस कंफर्ट जोन से आपको निकालने का काम आपके टीचर करते हैं, आपके मेंटोर करते हैं। जहां आप बहुत ज़्यादा चिल्ड हो जाते हैं कि भैया हाँ ये तो अपना बढ़िया मस्त वो है, यहाँ से तो निकलना ही नहीं है अपन को, इस पोजीशन से आपको निकाल के थोड़ी चैलेंजिंग पोजीशन में डाल के ताकि आपकी ग्रोथ हो सके, ये आपके मेंटोर का काम होता है। क्यों फॉरेन नेशंस में लोग अपने बच्चों को बहुत ही छोटी उम्र में घर से बाहर निकाल देते हैं, सेइंग कि अब तुम अपने लिए खुद अपनी जिंदगी जुगाड़ो। मतलब 18 साल के तुम हो गए हो ना, यू हैव टू मूव आउट, और आप अपना रेंट, या तो घर पे रह रहे हो तो रेंट पे करो, ये करो वो करो, ये सारी चीज़ें करो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो चाहते हैं उनके बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएं, वो चाहते हैं उनके बच्चे कंफर्ट जोन में ना जाएं, क्योंकि जहां आप अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं ना, वहां आप इनएफिशिएंट बन जाते हो। इंडियन पेरेंट्स अपना प्यार दिखाने के चक्कर में कभी इंसान को कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलने देते, इसलिए हम एफिशिएंसी में कहीं ना कहीं लैक करते हैं। सो मेंटोर का काम होता है अपने मेंटी का चैलेंजेस को, मतलब उसको चैलेंजेस फेस कराना, सो दैट वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के अपनी एफिशिएंसीज को जान सके और अपने लेवल के बियॉन्ड परफॉर्म कर सके। क्रिएट्स अ सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर टेकिंग रिस्क, एक सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे ताकि सामने वाला इंसान रिस्क लेने से ना घबराए और रिस्क लेके कुछ प्रोडक्टिव करके दिखाए। फोकसेस ऑन मेंटली टोटल डेवलपमेंट, ये ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। चलिए अब ये तो पढ़ लिया मेंटोर करता क्या क्या है, क्या इंसान को सिखाता है, मेंटी को सिखाता है। अब यहाँ पे आता है हु इज अ बिजनेस मेंटोर, ये क्या बोलते हैं। ओके सो एक बात मुझे बताओ, हमने वो जो किंग वाली स्टोरी पढ़ी थी, आई होप मैंने वो डिलीट नहीं की है, यस। सो ये किंग वाली स्टोरी में व्हाट डू यू थिंक, किंग ने किस बेसिस पे इस इंसान को हायर किया था? किंग ने किस बेसिस पे इस इंसान को हायर किया था? क्या किंग ने ये बोला कि यार तेरी शक्ल मुझे बड़ी सही लग रही है, तू एक काम कर मेरे बेटे का असिस्टेंट बन जा, मतलब मेरे बेटे को गाइड करने वाला बन जा, असिस्टेंट वर्ड गलत है, गाइड करने वाला बन जा?
या फिर किंग ने बोला यार तू मेरा पड़ोसी है, तू मेरे बेटे का वो बन जा गाइड। या किंग ने सोचा होगा कि यार मेरे ऊपर ना, मेरे को ना तेरे ऊपर भरोसा है, तू मेरे बेटे का गाइड बन जा। व्हाट डू यू थिंक, किन ग्राउंड्स पे उन्होंने इस इंसान को हायर किया? कुछ ना कुछ तो ऐसा किंग ने इसके अंदर देखा होगा ना, कि किंग को लगा होगा कि मेरी एब्सेंस में मेरे बेटे के लिए इससे बड़ा गाइड कोई हो ही नहीं सकता, इससे बढ़िया एडवाइसर कोई हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो ऐसा देखा होगा। माइट भी देखा होगा कि ही इज वेरी नॉलेजेबल, ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी काउंसिल अच्छे से कर लेगा, ही इज गुड विद किड्स, ही इज गुड विद लाइक टीचिंग अदर्स। कुछ ना कुछ ऐसा देखा होगा, राइट? ऐसे ही जब आप अपने करियर की गाइडेंस लेने के लिए किसी के पास जाते हैं, जब आपके करियर की गाइडेंस लेने के लिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आजकल तो ये फुल टाइम जॉब भी है, कुछ लोगों का करियर काउंसलर बने हुए हैं, वो दूसरों को बताते हैं कि अगर आपको ये फील्ड पसंद है तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस है, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। इवैल्यूएशन होता है, बच्चे का पूरा टेस्ट वेस्ट लिया जाता है, उसके बेसिस पे इवैल्यूएट करके बताया जाता है कि आपके लिए कौन सा फील्ड सही रहेगा। ये चीज़ें भी हैं, दो अभी उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन हैं। तो ऐसे ये बोलते हैं कि जब आप करियर के लिए गाइडेंस लेने जाते हैं तो आप किसी भी रैंडम इंसान के पास चले जाते हैं। तुम अपने लाइब्रेरियन के पास पहुंच गए कि यार ये तो बुक्स में ही ऑक्यूपाइड रहते हैं पूरा टाइम, ये मेरे को अच्छे से गाइडेंस दे देंगे, तो क्या पक्का भरोसा है तुम्हें कि वो तुम्हें बहुत अच्छे से गाइडेंस देंगे? द आंसर इज नो। तुम उस टीचर के पास गए जिस पे तुम्हें भरोसा था कि वो इंसान तुम्हें गलत गाइडेंस नहीं देगा। I'll tell you, I used to work in a coaching class इससे पहले, ठीक है? तो वहाँ पे we were like approx 10 to 12 टीचर्स हम पढ़ाते थे एक सेशन, मतलब एक उसको 10 से 12 टीचर्स थे, ठीक है? लेकिन जब भी मतलब डाउट्स तो चलो बच्चे हर टीचर से पूछते हैं, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें तो हर टीचर से पूछते हैं, लेकिन जब भी किसी बच्चे को अपने करियर के बारे में पूछना होता था, जब भी किसी बच्चे को, I'm telling you, like 150 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थी, 150 स्टूडेंट्स में से किसी भी बच्चे को अपने करियर के रिगार्डिंग कोई भी सपोर्ट, कोई भी गाइडेंस चाहिए होती थी ना, वो किसी टीचर के पास नहीं जाता था एक्सेप्ट माई ब्रदर। एंड आई हैव सीन, मेरे भाई में वो खूबियाँ हैं कि आराम से वो किसी भी इंसान को ना बिल्कुल अनबायस्ड होके, न्यूट्रल होके ऐसी गाइडेंस देते हैं जो उस इंसान के लिए बहुत अच्छी होती है। मैंने तो खुद ही उनसे ली है, मतलब ऐसा मानिए मेरे लिए भी मेंटोर हमेशा से वही रहे हैं बचपन से, ठीक है? तो ये खूबी ना हर इंसान में नहीं होती, ये खूबी तुम्हें हर टीचर में नहीं मिलेगी। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, 150 स्टूडेंट में से मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे भाई के पास आते थे एडवाइस लेने के लिए। क्यों? क्योंकि वो उसमें वो गाइडेंस देखते थे कि हाँ ये इंसान हमें गाइड कर सकता है, काउंसिल कर सकता है, एडवाइस दे सकता है। तो आप किसी भी रैंडम टीचर या किसी भी रैंडम इंसान के पास नहीं जाते हैं उससे मेंटरशिप लेने के लिए, आप एक स्पेसिफिक इंसान के पास जाते हैं जिसका आपको लगता है कि खुद इतना एक्सपीरियंस्ड है कि हमें गाइडेंस दे पाएगा। जब भी हमें लाइफ में एडवाइस की ज़रूरत होती है, क्या हम अपने से नीचे वाले या मतलब छोटे बच्चों के पास जाते हैं कि 3 साल के बच्चे के पास जाके पूछ रहे हैं यार मेरे को लाइफ में क्या करना चाहिए बताइए ज़रा, ऐसा करते हैं? नहीं, हम ऐसे इंसान के पास जाते हैं, या फिर हम किसी बड़े इंसान के पास जाते हैं जो हमें लगता है कि हमेशा इलॉजिकली बिहेव करता है। नहीं, हम हमेशा ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो बहुत ही लॉजिकल रहता है, एक ऐसे इंसान के पास जाते हैं जिस पे हमारा भरोसा होता है कि हमें गलत एडवाइस नहीं देगा, एक ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो हमें लगता है कि लाइफ में एक्चुअली इसने खुद ने कुछ किया है, ये इतना कैपेबल है कि हमें एडवाइस दे पाएगा। कभी भी ऐसे इंसान के पास नहीं जाएंगे जिस पे हमारा भरोसा ही नहीं है, जो हमें लगता है खुद ही लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। अरे भाई, जब सामने वाले इंसान ही खुद ही कुछ नहीं कर पाया तो हमें क्या ही एडवाइस देगा वो। हाँ, एक चीज़ मैं मानती हूँ कि समटाइम्स दूसरों के फेलियर्स आपके सक्सेस का कारण बन सकते हैं, दूसरों के फेलियर्स का एक्सपीरियंस वो जब आपसे शेयर तो वो आपके लिए सक्सेसफुल प्रूव हो सकता है। लेकिन जब आपको करियर गाइडेंस चाहिए होती है, जब आप डिलेमा में होते हैं, आपको एक बढ़िया एडवाइस चाहिए होती है, तो उस टाइम पे यू प्रेफर समबडी जिसने लाइफ में खुद ने बहुत अच्छे अच्छे चॉइसेस फॉर्म किए। सो ऐसा ही बिजनेस वर्ल्ड में भी होता है। जो बिजनेस मेंटोर्स होते हैं ना, वो एक ऐसे इंसान होता है जो कि खुद बिजनेस में कुछ कर चुका है, जिसका एक्सपीरियंस नज़र आता है उसके काम में, जिसका एक्सपीरियंस दिखाई देता है, जिसकी नॉलेज शो होती है उसके काम से।
So they say when setting up or developing a business, a support network is crucial. जब जैसे हम लाइफ में चूज कर रहे होते हैं कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है या फिर पीसीएम पीसीबी लेना है, तो हमारे लाइफ का बहुत क्रूशल पार्ट होता है. वैसे ही जब कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है तो वो अभी इनएक्सपीरियंस्ड है, उसको कोई नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, बट वहाँ पे अगर उसको थोड़ी सी मदद मिल जाए, थोड़ा सा नेटवर्क, सपोर्ट नेटवर्क मिल जाए, तो वही इंसान लाइफ में और बहुत कुछ बढ़िया कर सकता है. सो दे से व्हेन सेटिंग अप और डेवलपिंग अ बिजनेस, जब आप अपना बिजनेस डेवलप कर रहे होते हो या सेटअप कर रहे होते हो, एक सपोर्ट नेटवर्क क्रूशल होता है. वेदर इट इज फैमिली और फ्रेंड्स और योर करियर एडवाइजर गिविंग आउट एडवाइस, द पावर ऑफ दिस कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड. इस चीज का पावर आप कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो. Thus there may be a person who has the experience of successfully setting up and running a business. तो ऐसे सिनेरियो में एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसके पास एक्चुअली नॉलेज है, स्किल है, एक्सपीरियंस है सक्सेसफुल बिजनेस सेट करने का. आप उसके पास जा सकते हो, उससे एडवाइस ले सकते हो. दिस एस्टेब्लिश्ड पर्सन हु इज कैपेबल एंड विलिंग टू ऑफर इनवैल्यूएबल एडवाइस, सपोर्ट एंड गाइडेंस टू न्यू एंटरप्रेन्योर इज रेफर्ड एज बिजनेस मेंटर. ये इंसान जिसने लाइफ में खुद ने अच्छा बिजनेस सेट किया है, कैपेबल है और विलिंग भी है अपनी एडवाइस दूसरों के साथ शेयर करने के लिए. क्योंकि मैंने आपको बताया ना, कई लोग ऐसे होते हैं खुद बड़े इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन अपनी नॉलेज किसी और के साथ शेयर नहीं करते. सेम चीज यहाँ ये बोल रहे हैं, ऐसा बिजनेसमैन जो अपनी एडवाइस आपके साथ, अपनी इनवैल्यूएबल एडवाइस आपके साथ शेयर करने के लिए भी तैयार हो, ऐसे बिजनेसमैन को चुनो, वो आपका बनेगा बिजनेस मेंटर. जैसे मैं आपको अगर शार्क टैंक्स की स्टोरी सुनाऊं फिर से, तो शार्क टैंक्स में जितने भी लोग इक्विटी लेते हैं, जितने भी शार्क्स इक्विटी लेते हैं दूसरे बिजनेस में, वो हमेशा बोलते हैं कि हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे. वो जब पिच भी कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए अब हर शार्क तो हर बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता. मान लीजिए 3 शार्क्स एक बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज डिमांड अलग अलग है. तो उनको फिर सामने से पिच करना पड़ता है पिचर्स को कि भाई अगर तुम मुझसे लोगे पैसे या मुझे इक्विटी स्टेक दोगे तो मैं तुम्हारे बिजनेस में ये एडिशनल पॉइंट्स लेके आऊंगी. यूजुअली इसमें मैंने वो देखा था फार्मा वाली बंदी को, वो बहुत बोलती थी कि मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं ऑलरेडी इस फील्ड से कनेक्टेड हूँ, तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हूँ. या फिर वो कुछ चीज़ों में स्ट्रेट अवे बोल देती थी कि मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है इसमें, तो मैं आपको मेंटरशिप नहीं दे पाऊंगी. सो ऐसे सिनेरियो में काइंड ऑफ ये जो लोग हमारे साथ ऐड होते हैं, ये जो शार्क टैंक में भी दिखाया जाता है, ये जो शार्क्स हैं वो ऑलरेडी अच्छा बिजनेस सेट करके बैठे हुए हैं, इनके पास बहुत सारी ऐसी एडवाइसेज हैं जो आपके काम आ सकते हैं क्योंकि आपका बिजनेस नया है. तो वहाँ पे वो विलिंग होते हैं, तैयार होते हैं आपके साथ वो एडवाइसेज शेयर करने के लिए, तो उनको बोला जाता है बिजनेस मेंटर्स. The person who gives advice is called mentor and the recipient is called mentee. वो इंसान जो एडवाइस दे रहा होता है उसे मेंटोर बोलते हैं और दूसरे इंसान जो ले रहा होता है एडवाइस उसे मेंटी बोलते हैं. It is important for a mentee to develop relationship with the mentor by meeting and communicating consistently, regularly and in confidence. देखिए, जब आप किसी से गाइडेंस ले रहे होते हैं ना, तो बहुत ज़रूरी होता है आप अपना पॉइंट बहुत खुल के उनके सामने रखें, आप अपना पक्ष बहुत खुल के उनके सामने रखें. तो ऐसे में आपको सामने वाले इंसान के साथ वो रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है, वो कंपैटिबिलिटी बिल्ड करनी होती है, वो कंफर्ट लेवल बिल्ड करना होता है, जहाँ पे आप खुल के अपनी बात सामने वाले इंसान के साथ कर सकें, आप उसके साथ कॉन्फिडेंटली अपनी बातें शेयर कर सके. उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बहुत अच्छे से आपके साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करे, आपके साथ पार्टनरशिप हो उसकी. देन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं. ओके, so it says a mentor-mentee relationship focuses on developing the mentee professionally and personally. ये जो इंसान है ना मेंटोर, ये आपकी सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पे मदद नहीं कर रहा, बिजनेस मेंटोर आपकी प्रोफेशनल लेवल पे सिर्फ मदद नहीं कर रहा कि आपके बिजनेस को आगे लेके जा रहा है, नहीं, वो आपको भी सक्षम बना रहा है. एक एग्जांपल दूं इसका. देखो, 2 इंस्टेंसेस है, एक ये केस है और एक ये केस है. इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, चलो अपन. इस वाले केस में, ये नीचे वाले केस में, अगर मान लीजिए ये मेंटी है और ये मेंटोर है, आर और ई. ओके, जो छोटा है वो मेंटी है और बड़ा है जो मेंटोर है. अब इस नीचे वाले केस में क्या हुआ, ब्लैक वाले केस में
कोई ऐसी सिचुएशन आई जहां पे दो ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शंस हैं जिनमें से मेंटी को अपने बिजनेस के लिए एक ऑप्शन चुनना है, तो मेंटोर क्या बोलेगा कि गो विथ फर्स्ट ऑप्शन, गो विथ फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ऊपर वाले इंस्टेंस में दो ऑप्शंस हैं जिनमें से मेंटी को एक ऑप्शन चुनना है अपने बिजनेस के लिए। मेंटोर बोलेगा ये पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए जब भी तुम कोई डिसीजन मेकिंग करते हो। नाउ चूज योरसेल्फ। दोबारा सुनना, इस वाले केस में मेंटोर मेंटी है, मतलब अभी हम इनको मेंटोर मेंटी नहीं बोल सकते क्योंकि सिचुएशन इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। ये एक इंसान है जिसका एडवाइस देने का काम है, ये एक इंसान है जिसका एडवाइस लेने का काम है। दो ऑप्शन में से इस इंसान को एक ऑप्शन चुनना है। एक्सक्यूज मी, यहाँ वाले केस में इस इंसान ने स्पेसिफिकली इसको बता दिया कि ये दो ऑप्शन में से ना गो विद दिस ऑप्शन। फिर लाइफ में दोबारा एक सिचुएशन आई, चार ऑप्शन में थे उनमें से कोई एक चुनना था, इस इंसान ने बता दिया ये चारों में से ये चुन ले। फिर एक सिचुएशन आई जहां तीन ऑप्शन में थे, एक को चुनना था, फिर इस इंसान ने बता दिया इस वाले ऑप्शन को चुन ले। तो आप सारे केसेस में देख रहे हैं ये इंसान डायरेक्टली इसे बता रहा है कि क्या करना है। ऐसे सिनेरियो में ये इंसान इसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाएगा कि भैया कभी भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी मैं सामने वाले से पूछूंगा मुझे क्या करना चाहिए। व्हाट इफ एक दिन ये इंसान नहीं रहा, कहीं चला गया, तुम्हारे साथ इसके रिलेशनशिप खराब हो गए, तुमसे इसने बातचीत करना बंद कर दिया, वो अपनी लाइफ में मस्त हो गया, तो तुम तो अकेले पड़ गए। अब मान लो यही सिचुएशन तुम्हारे सामने आई, दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है, तुम्हारे पास तो कोई आंसर ही नहीं होगा क्योंकि तुम तो हमेशा इसके ऊपर डिपेंडेंट होते थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। होता है कि नहीं होता ऐसे सिनेरियो में? एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर आप बहुत भरोसा करते हो, एक ऐसा इंसान जिसकी एडवाइसेस आप बहुत आंख मूंद करके वो करते हो, फॉलो करते हो, एक ऐसा इंसान जो आपको बताता है, इंस्ट्रक्ट करता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में, ऐसे इंसान का अगर आपकी लाइफ में रहना नहीं हो पाता, वो चला जाता है आपकी लाइफ से, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा सिचुएशन को संभालना। वहीं पे ऊपर वाला केस देखो, ऊपर वाले केस में इस इंसान के लाइफ में ऐसा ऑप्शन आया जहां दो ऑप्शन में से इसे एक चुनना था। इस इंसान ने इसको बताया नहीं कौन सा ऑप्शन चुनना है, इस इंसान ने सिर्फ इसको ऐसा समझाया कि लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपको ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं, तो आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग करोगे। इसने आपको वो पॉइंट्स बताए जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए बिफोर टेकिंग योर फाइनल डिसीजन। आपने फिर वो ऑप्शन देखे, वो सारे पॉइंट्स जो इसने आपको सिखाए थे उनको फॉलो किया एंड फाइनली आपने डिसाइड किया कि आपको दोनों में से किस ऑप्शन की पहचान है। यहां अगर कल ये इंसान आपको छोड़ के चला भी गया तो यू आर कैपेबल इनफ कि आप अपने बागडोर संभाल सकते हैं। जो मेंटोर होता है ना वो इस तरह से वर्क करता है इंस्टेड ऑफ इस तरह से। वो आपका इंस्ट्रक्टर नहीं होता कि वो आपको हर चीज बताए, ऐसा कर ऐसे मत कर, ऐसे कर ऐसे कर मत कर, ऐसे कर ऐसे मत कर, नहीं, वो आपको चीजें समझाता है कि लाइफ में ऐसी दिक्कत आए तो ऐसे एक्ट करते हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं और उन ग्राउंड्स के बेसिस पे आप फिर डिसीजन मेकिंग करते हो। तो आप यहाँ पे खुद भी क्या हो रहे हो, सक्षम हो रहे हो। तो ये इंसान ना सिर्फ आपकी प्रोफेशनली मदद करता है, ये पर्सनली आपकी डेवलपमेंट कराता है कि आप कैपेबल हो जाएं कि कल आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है आप उसे खुद से हैंडल कर सके। ठीक है, यहाँ पे खुद से हैंडल करना आपको सिखाया जाता है। ठीक है, चलिए आपको ये नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए वापस आ जाते हैं यहाँ पे। So as such, the mentor does not evaluate the mentee with respect to his or her current job, does not conduct the performance reviews of the mentee, does not provide input about salary increase and promotions. Thus, mentoring is the process through which someone who is perceived as a facilitator, listener, coalition builder, trustworthy, creates a safe learning environment without making the mentee worry about the negative consequences. एक ऐसा environment create करता है mentor
मेंटोर आपके लिए, जहां आप अच्छे से सेफली चीज़ें सीख सकते हो बिना नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के वरी किए हुए, ठीक है। Then rendering of mentoring services exhibit the following features. यहाँ पे कुछ features लिखे हुए हैं, चलिए इन्हें पढ़ लेते हैं क्या बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें ये बोलते हैं टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ अ लाइन मैनेजर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ये कोई एम्प्लॉय मैनेजर रिलेशनशिप नहीं है, ये उसके वे बियॉन्ड है। ये काइंड ऑफ म्यूचुअल कॉन्सेंट पे बेस्ड होता है मेंटोर और उस इंसान के जिसका मेंटरिंग होने वाला है, ठीक है। सेकेंड ये बोलते हैं इज करियर फोकस्ड और फोकस इज ऑन प्रोफेशनल डेवलपमेंट दैट मे बी आउटसाइड अ मेंटीज एरिया ऑफ वर्क। ये थोड़ा सा करियर फोकस्ड होता है, मतलब मेंटरशिप जो होती है उसमें बेसिकली सामने वाले इंसान के करियर को डेवलप करने की कोशिश की जाती है, जो कि शायद कभी कभी आपके काम के बियॉन्ड भी चला जाए। वो आपको सक्षम बनाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज आ जाए आपके सामने, आपको कभी सोचना ना पड़े या आप फंस ना जाओ उस चीज में, ठीक है। तो ऐसे में आपका पूरा ओवरऑल जो ग्रोथ हो उसके लिए ये करना जरूरी होता है। रिलेशनशिप इज पर्सनल, अ मेंटर प्रोवाइड्स बोथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल सपोर्ट। ये सिर्फ आपको प्रोफेशनल सर्विसेज या प्रोफेशनल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते, ये आपको पर्सनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। एज अल्टीमेटली इनका गोल क्या है, आपकी ओवरऑल ग्रोथ। देखिए कोई भी इंसान, चलिए मैं बोलती हूँ कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ, ठीक है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू घर की चीज़ें, रिलेशनशिप विद पीपल, मैं उन सब चीज़ों में इतनी अच्छी नहीं हूँ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं फ्यूचर में हो सकता है मेरी एक कंपनी में जॉब लगे जहां पे मैं काम बहुत अच्छा कर रही हूँ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद एवरीबडी, माय सीनियर्स, माय जूनियर्स, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी हमेशा से चीज़ ऐसी रही है। तो वहाँ पे अल्टीमेटली क्या इन्फ्लुएंस होगा? मेरा काम इन्फ्लुएंस होगा ना, मेरा दिमाग खराब होगा, मैं रिलेशनशिप्स की वजह से अपने काम पे फोकस नहीं कर पाऊंगी। हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे में अल्टीमेटली एक चीज मेरी दूसरी चीज को इन्फ्लुएंस कर रही है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं ये आपको प्रोफेशनल सपोर्ट तो देंगे ही देंगे, ये आपको पर्सनल सपोर्ट भी देंगे। तो उससे आपकी ओवरऑल ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से एक चीज दूसरे पे हावी ना हो जाए, दूसरी चीज पहले पे हावी ना हो जाए, और आपका बैलेंस हमेशा मेंटेन रहे और आप अच्छे से काम कर सको। Relationship may be initiated by a mentor through a match initiated by the organization. Relationship initiate होती है mentor द्वारा, मतलब उसके द्वारा की जा सकती है। कैसे? ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक इनिशिएटिव लेके कि मैच क्रिएट करना है। Relationship crosses job boundaries. Relationship may last for a specific period of time, 9 months to a year, in a formal program, at which point the pair may continue in an informal mentoring relationship. Usually ये बोलते हैं कि formal relationship 1 साल से ज़्यादा नहीं चलता mentor और mentee का, लेकिन उसके बाद भी informally एक दूसरे के साथ टच में रह सकते हैं। लाइक कई बार क्या होता है कि वो कॉन्स्टेंटली आपकी मदद करते हैं। जैसे बचपन, मतलब जैसे पुराने ज़माने में होता था, गुरुकुल में भेजा जाता था किसी भी बच्चे को। जैसे राम भगवान जी, उनके सारे भाई गुरुकुल गए थे, राइट। वहाँ पे एक गुरुजी ने उन्हें सारी चीज़ें सिखाई, सब कुछ बताया, कैसे सोचना है, क्या करते हैं। बट उसके बाद वो अपने वहीं रह गए, आश्रम में रह गए, और ये सारे लोग अपने उसमें वापस आ गए, अपने एरिया में वापस आ गए, राइट। तो ऐसे में क्या हुआ, आपको जब जब ज़रूरत थी, जो जो सीखना था वो आपने सीख लिया, उसके बाद यू केम बैक टू योर होम, राइट। अब अगर मान लीजिए कभी तुम लाइफ में आगे फंसते हो, कुछ होता है तुम्हारे साथ, तो तुम वापस जाके उनसे गाइडेंस ले सकते हो, एडवाइस ले सकते हो। बट वो कॉन्स्टेंटली तो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे ना, कॉन्स्टेंटली तो वो थोड़े ड्यूरेशन में तुम्हारे साथ रहे, जहाँ पे उन्होंने तुम्हें सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी। तो फॉर्मल रिलेशनशिप जब जिनका चलता है तो ये आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ समझा देते हैं, लेकिन उसके बाद ये आपके साथ टच में रहते हैं। आप अपने काम खुद से समेटो, अपने काम खुद से करो, आपके काम में ये इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपको बार बार पोक नहीं करते रहेंगे। बट कभी आपको इनकी जरूरत होगी तो इनफॉर्मली यू कैन अप्रोच देम एंड यू कैन टेक देयर हेल्प। चलिए टाइप्स में ये क्या बोलते हैं, जनरली अ मेंटर डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन द डेली एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ये जो इंसान है ना मेंटर, ये आपकी डेली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता या इंटरफेयर नहीं करता। जैसे टीचर है, आप टीचर के पास गए, आपने टीचर से गाइडेंस मांगी, टीचर ने आपको गाइडेंस दे दी, चलिए बहुत बढ़िया, आपको अपना पता चल गया कि आपको लाइफ में करना क्या है। अब टीचर हर रोज थोड़ी ना तुम्हें पकड़ पकड़ के पूछता रहेगा, हाँ भाई कैसी प्रेपरेशन चल रही है। मान लीजिए आपने डिसाइड किया टीचर के बेसिस पे कि तुम्हें सीए करना है, तो टीचर तुम्हें हर रोज पकड़ के बोलेगा, हाँ भाई सीपीटी की तैयारी कैसे चल रही है, क्या पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया। अगले दिन फिर मिले, वो सिलेबस पढ़ लिया,
वो कर लिया, वो चैप्टर पढ़ लिया, उसमें कुछ डाउट गए, ये हुआ, तो तुम्हारे लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। तुम्हें लगेगा यार ये तो पोक करने लग गया हर रोज, मुझे क्या गलत पूछ लिया मैंने इस इंसान से अपने फ्यूचर के बारे में। तो ऐसी चीज यहाँ पे नहीं होती है। मेंटोर आपके डे टू डे एक्टिविटीज में इंटरफेयर नहीं करता। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि यहाँ पे मेंटोर सिर्फ आपकी डेवलपमेंट कराने की कोशिश कर रहा है, आपके माइंड को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि आप सक्षम हो सके कि आप खुद के डिसीजंस खुद ले सकें, ताकि आप कैपेबल बन सके कि आप खुद की तैयारी खुद कर सके, खुद अपनी लाइफ जी सके, खुद अपने बिजनेस को संभाल सके। वो आपको यहाँ पे एक पोकर बन के बार बार पोक नहीं करेगा, ठीक है। Then they say, but they will stay in contact with the new business owners and make themselves available when questions arise. But जब भी नए businessmen को कोई भी question arise होगा तो वो अपने आप को available मतलब रखेंगे आपके लिए, आप उनसे उन questions के answers ले सकते हैं। At the start, the person being mentored may need more frequent meetings, but as the mentee grows confident, they will need fewer contacts with the mentor. देखो, जैसे हम जिम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, हम जब जिम ज्वाइन करते हैं नए नए, तो कोई ना कोई इंस्ट्रक्टर हमें चाहिए होता है कि भाई इंस्ट्रक्टर हमें बताओ कि हमें क्या कैसे करना है। वो सारी एक्सरसाइजेज हमें बताता है कि इसको ऐसे उठाना है, इस टाइम पे बॉडी पोस्चर ऐसा होना चाहिए, ये एक्सरसाइज ऐसे होती है, ये एक्सरसाइज ऐसे होती है, ये ऐसे होती है। वो सारा वो हमें एक्सप्लेन करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लाइक व्हेन आई जॉइंड जिम, ठीक है, बहुत पहले की बात है, वहाँ पे देयर वाज दिस इंस्ट्रक्टर जो इनिशियली मतलब 1 वीक तक मुझे जाते से ही इंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट हो जाता था कि ये ऐसे पकड़ना होता है, ये ऐसे करना होता है। ही यूज्ड टू ओवरसी कि लाइक क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ही यूज्ड टू कम इन बिटवीन और बता रहा था पूरा। पर एक हफ्ते बाद जब उसको लगा कि हाँ अब दिस गर्ल इज रेडी, अब ये खुद से वर्कआउट कर सकती है, तो वो दूर वहाँ पे खड़े होकर देखता रहता था कि कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। और वो सबको देखता था, जिम में जितने भी लोग आते थे, कि कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। कुछ गलत कर रहा है तो उनको जाके इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप ये वाला पोस्चर सही से नहीं मेंटेन कर रहे हो, आप ये एक्सरसाइज ढंग से नहीं कर पा रहे हो, ऐसा। पर ऐसे लाइक बार बार आके आपको ना ही इंस्ट्रक्ट करते थे और ना ही आके बार बार आपको पोक करते थे आपकी एक्सरसाइज में। सो कहने का मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में जब भी आप कोई नई चीज़ ज्वाइन करते हो तो आपको उसके बेसिक समझने में ज़्यादा टाइम लगता है, और उस टाइम पे आपको रिक्वायरमेंट होती है कि कोई ऐसा एडवाइज़र हो आपके साथ जिसको आप बार बार अप्रोच कर सको। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि बिजनेस मेंटोर की ज़रूरत सबसे ज़्यादा बिजनेस के स्टार्टिंग में होती है, तो उस टाइम पे आपकी उसके साथ फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होनी चाहिए ताकि आप अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर जान लो। फिर तो आप खुद ही सीखने लग जाते हो ना, फिर तो आप खुद ही प्रैक्टिस में आते जाते हो, फिर तो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे। तो इनिशियली आपको बहुत सारी मीटिंग्स करानी पड़ती है। दे विल नीड फ्यूअर कॉन्टैक्ट्स विद द मेंटर। इट इज फॉर द मेंटी टू सिलेक्ट द टाइप ऑफ मेंटरिंग रिक्वायर्ड। ये मेंटी पे बेस्ड होता है कि उसको किस टाइप के मेंटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मेंटरिंग thus may be classified into 2 grounds. One is mode of construction, in which way mentorship is structured, mode of delivering, in which manner mentorship is rendered. ठीक है, ये 2 मोड्स हैं। ये क्या हैं, क्या बोलते हैं, क्या मतलब है इनका, ये हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। बट बिफोर दैट देयर इज दिस फ्लो चार्ट, इसको देख लो तुम। ये फ्लो चार्ट तुम्हें बताता है कैसे क्या है। देखो, ये बोलते हैं मेंटरिंग को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज कंस्ट्रक्शन मोड पे, दूसरा है डिलीवरिंग मोड पे। किस तरह से डिलीवर की जाती है, किस तरह से कंस्ट्रक्ट की जाती है। इसमें 2 चीजें आती हैं, वन इज फॉर्मल, ना द वन इज इनफॉर्मल। फॉर्मल में फर्दर बाइफिकेशन है ट्रेडिशनल एंड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिगार्डिंग। डिलीवरिंग मोड में 1-to-1, ग्रुप, ऑनलाइन, पीयर मेंटरिंग। और मेरे को ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द जो लिखा हुआ है समान चीज़ें यहाँ पे, आप उन सबका मतलब समझते हैं, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन मोड से स्टार्ट करते हैं, उसमें हम इनफॉर्मल मेंटरिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ आ जाते हैं और एक एक करके सारी चीज़ें समझ लेते हैं। ओके, यहाँ क्या होता है, यहाँ जो ये इंसान है मेंटोर और जो आप है मेंटी, आप लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है जो कि इनफॉर्मल नेचर का होता है। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे आप ये नहीं करते कि हमारे ये गोल्स हैं जो हमें अचीव करने हैं, फिर मेजर करोगे तुम उन गोल्स की अचीवमेंट हुई कि नहीं हुई, तुमने कितना बड़ा कितना नहीं किया, तुम्हारे बीच में कंपैटिबिलिटी कैसे हुई, ये वो, ये सारी चीज़ें नहीं होती।
यहाँ पे आपका जस्ट किसी के साथ वाइब मैच कर जाता है, आप उससे चीज़ें पूछते हैं और कोई ऐसा आपका गोल नहीं रहता, कोई ऐसे आपके स्टैंडर्ड सेट नहीं रहते जो आपको अचीव करने रहते हैं, ऐसा कुछ मेजरमेंट नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता. So it says goals of relationship are not specified. Informal mentoring में goals जो होते हैं relationship के वो पहले से set नहीं किए जाते, specify नहीं किए जाते. Outcomes are not measured. जो भी result निकल के आता है उसे measure नहीं किया जाता. Mentor और mentee self select on the basis of personal chemistry. दोनों की vibe match करती है तो एक दूसरे को select कर लेते हैं. ऐसे कोई अलग से उनका compatibility के लिए कुछ ऐसा नहीं करवाया जाता. ठीक है, तो it's just you met somebody, you found that person to be knowledgeable enough, skillful है और तुम्हारी उसके साथ एकदम से vibe click करी, बस that is the case जहाँ पे आपकी informal mentoring start हो जाएगी. You'll start taking advices of that particular person and then things will move ahead. और वहीं पे अगर हम फॉर्मल मेंटरिंग की बात करें तो यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही फॉर्मल तरीके से होती है. कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मेंटोर और मेंटी को पेयर किया जाता है कंपैटिबिलिटी देख के, उन दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है, देखा जाता है ये दोनों के साथ एडजस्ट कर, ये दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या इनकी वाइब मैच करेगी कि नहीं करेगी आगे जाके, फिर उसके बेसिस पे वो करा जाता है. गोल्स आर एस्टेब्लिश फ्रॉम द बिगिनिंग बाय द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग में कुछ गोल सेट कर देता है कि दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप एंड देन आउटकम्स को मेजर किया जाता है. ऑब्वियसली जब गोल सेट किए हुए हैं तो आउटकम्स को मेजर करना ज़रूरी हो जाता है ये देखने के लिए कि जो गोल्स तुमने सेट किए थे क्या तुम वो अचीव कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो. ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग, फॉर्मल में ये चीज़ें आ जाती हैं. देन दूसरा था मोड ऑफ डिलीवरिंग. ठीक है, उसमें 4 थे. फर्स्ट वॉज 1-on-1, दूसरा था ग्रुप, तीसरा था ऑनलाइन, फिर था पीयर वाला. अब ये चारों थोड़े से नाम से ही समझ में आ रहे हैं. एक केस होता है जहाँ पे एक मेंटोर है और एक मेंटी है, 1-to-1, सामने वाला आपसे बातें कर रहा है, आप उनसे बातें कर रहे हैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आपको बता रहा है. ठीक है, तो दिस मेंटरिंग मैचेस 1 मेंटोर विद 1 मेंटी, एक मेंटोर एक मेंटी. दूसरे में ग्रुप मेंटोरिंग है, यहाँ पे एक मेंटोर एक से ज्यादा मेंटी को अटेंड करता है, 4-5 का ग्रुप ले लेता है, 4-5 को सेम टाइम में सेम वे में वो क्या कर रहा होता है, इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, गाइड कर रहा होता है. तो इट सेज दिस रिक्वायर्स अ मेंटोर टू वर्क विथ 4 to 6 मेंटीज एट वन टाइम. और ऑनलाइन मेंटरिंग में सारी चीजें कंप्यूटराइज प्रोग्राम की उससे होती हैं. जैसे जूम क्लासेस होती है ना, बिल्कुल वैसे कि जूम पे मिल लिए, फेस टाइम पे मिल लिए. फेस टाइम तो चलो इनफॉर्मल हो जाता है, थोड़ा फॉर्मल वाला जूम आता है. जूम पे मिल लिए, वहाँ पे उन्होंने तुम्हें इंस्ट्रक्ट कर दिया, तो जहाँ पे कंप्यूटर ऐड हो जाएगा वो ऑनलाइन हो जाएगा. फिर है पीयर मेंटरिंग. ये बोलते हैं मेंटरिंग रिलेशंस फॉर्मली और इनफॉर्मली विद कोलीग्स, अपने दूसरे लोगों के जो आपके सेम लेवल पे हैं उनके साथ फॉर्मल वे में या इनफॉर्मल वे में अगर आप ये रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं व्हेन देयर इज दिस अनदर पर्सन हु इज गाइडिंग यू और यू आर गाइडिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो वो पीयर मेंटरिंग कहलाया जाता है. यहाँ पे कोई आपसे सुपीरियर नहीं होता, आपके कोलीग्स ही आपके क्या बन जाते हैं, गाइड बन जाते हैं, एडवाइज़र बन जाते हैं, योर मेंटोर्स, दे बिकम योर मेंटोर्स. ठीक है, तो इस तरह से 4 अलग अलग तरह की डिलीवरिंग मोड के बेसिस पे हमने मेंटरशिप को वो किया हुआ है. नाउ विल टॉक अबाउट द रोल एंड इम्पॉर्टेंस. कि भाई हमने इतना बड़ा लेक्चर देख लिया, इतनी सारी चीज़ें सीख ली, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, क्यों ये हम पढ़ रहे हैं, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है बिजनेस की लैंग्वेज में, क्यों इसे पढ़ाया जाता है, क्या रोल बनता है, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है. तो ये बोलते हैं मेंटर्स आर देयर टू प्रोवाइड सपोर्ट, identify strengths and weaknesses and help mentee to deal with them efficiently. वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानेंगे और कैसे आप एफिशिएंटली इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं उसमें आपको निपुण बनाने की कोशिश करेंगे. Then they say for giving a strong foothold to the venture and ensuring its growth, the role of the mentor is very wide, crucial and significant. यहाँ पे आपके mentor का रोल क्या हो जाता है, बहुत ही crucial हो जाता है, बहुत ही wide हो जाता है, बहुत ही significant हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसको आपको मतलब उस इंसान को आपके वेंचर को सक्सेसफुल बनवाना होता है आपके थ्रू. जो मदद वो आपको प्रोवाइड करता है उसके कारण आप इतने कैपेबल हो जाते हो कि आप उस इंसान को लाइक अपना वेंचर बहुत अच्छे से बिल्ड करके दिखा सको.
This long-term guidance support enabling someone who is less experienced to develop and grow in their chosen role can be summarized as follows. ये बोलते हैं यहाँ पे आप बेसिकली ऐसे मानिए कि एक ऐसा इंसान है जिसके पास कम एक्सपीरियंस है, कम नॉलेज है, कम स्किल है, उसको तुम ग्रो करवाने की कोशिश कर रहे हो, उसकी स्किल्स बढ़वा के, उसके लाइक उसके एक्सपीरियंस को बढ़वा के, उसके ग्रोथ मतलब उसकी डेवलपमेंट करा के, इन शॉर्ट अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपने जो चीज़ें ऑलरेडी सीखी हुई हैं वो सारी आप उसको दे रहे हो इनडायरेक्टली, ताकि वो लाइफ में एक्सेल कर सके। ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। हेल्प इन डायग्नोसिंग इन ऑर्डर टू डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन इन द एंटरप्राइज। यहाँ पे आप उसे सिखाते हो कि एंटरप्राइज में करंट सिचुएशन को कैसे एनालाइज किया जा सके। हेल्प अ मेंटी टू असेस हिज और हर एरियाज ऑफ शॉर्ट कमिंग्स एंड स्ट्रेंथ। यहाँ पे आप सामने वाले को उसकी शॉर्ट कमिंग्स, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस सबके बारे में एहसास दिलवाते हो। देखिए, किसी भी इंसान के लिए ना इम्प्रूवमेंट करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं होती। लाइफ में आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहां आप लैक करते हो, उनमें आप बहुत इजीली इंप्रूव कर सकते हो अगर आपको पता है कि आप कहाँ लैक कर रहे हो। अगर आपको पता है कि आपकी वीकनेसेस कहाँ हैं तो उन वीकनेसेस को रिमूव करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। सबसे मेन बात होता है कि आपको ये पता हो कि आपकी एक्चुअल वीकनेस क्या है, आपकी शॉर्टकमिंग्स क्या है, कहाँ आपको इम्प्रूव कर रहा है। फिर तो बस उसके बाद आप लग सकते हो, और इम्प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप आराम से मेहनत करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, इम्प्रूव कर लोगे। बट ये रियलाइज ही ना होना कि तुम्हारी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, ये रियलाइज ही ना होना तुम्हारे वीकनेसेस क्या हैं, तो फिर तुम कहाँ ही कुछ इंप्रूव कर पाओगे। इफ़ यू आर ओके विद द सिचुएशन, इफ़ यू आर फाइंडिंग इट टू बी ओके कि हाँ यार ठीक है, मैं जैसा है मेरी लाइफ में जैसा जो है सही चल रहा है, तो आप वैसे ही स्टेट में हमेशा रहते रहोगे। लेकिन कोई आपको एहसास करा दे कि लाइक आई विल गिव यू वन वेरी बेसिक एग्जाम्पल। सो देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है। अब इससे पहले मेरे कोई ऐसा फ्रेंड नहीं हुआ जो मुझे एहसास कराए मेरी चीज़ों के बारे में कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ये ऐसे है वैसे है। बहुत ही छोटू सा एक एग्जाम्पल दूंगी। ओके, सो मेरी आदत है आई सिट लाइक दिस, ओके, आई वॉक लाइक दिस। मेरा थोड़ा सा ना यूँ बैक ऐसे रहता है, बाहर रहता है, और मैं थोड़ी सी झुक के चलती हूँ। सो आज तक की लाइफ में नोबडी मेड मी रियलाइज दैट थिंग, तो वो मेरी आदत बन गई, और फिर उसके बाद मैंने वैसे ही चलना शुरू कर दिया, मेरा लाइफस्टाइल भी वैसे हो गया। बट देयर इज दिस पर्सन हु केम इन माई लाइफ अभी थोड़ा टाइम पहले, एंड उसने मुझे बोला कि वाई डू यू ऑलवेज वॉक लाइक दिस, वाई कांट यू वॉक लाइक दिस, वाई कांट यू सेट लाइक दिस, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट बैक करके। एंड देन आई रियलाइज, अरे हाँ यार, मैंने तो कभी रियलाइज ही नहीं किया कि मैं गलत बैठ रही हूँ, मैं गलत पॉस्चर में चल रही हूँ। और जब से मैंने रियलाइज़ मतलब जब से उसने मुझे रियलाइज़ कराया, मैंने थोड़ा सा सही तरीके से वॉक करना शुरू कर दिया। तो अभी टाइम लगेगा, इतने सालों की प्रैक्टिस से मैंने यूँ बिल्ड किया था, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा स्ट्रेट होने में। बट देन किसी ने रियलाइज़ कराया, तो आई एम डूइंग, मतलब आई एम वर्किंग ऑन इट ना, एंड माइट बी सम टाइम के बाद मैं नॉर्मल भी हो जाऊँ, है ना। बट उससे पहले किसी ने रियलाइज़ नहीं कराया, तो मैं इम्प्रूव ही नहीं कर पाई। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल दूँ, मेरी 12th क्लास में मेरी जो बेंच पार्टनर थी गरिमा, मेरी ना आदत थी, मैं ना पढ़ते पढ़ते कभी कभी मेरी आदत है, मैं ना अपना पेन का जो पीछे वाला होता है ना वो मुंह में डाल लेती थी। आई नो दैट्स यकी, बट देन मेरी आदत थी, मैं हमेशा पेन का पीछे वाला पार्ट, मतलब दैट वाज माई अनइंटेंशनल वो, या सबकॉन्शियस माइंड मेरे से वो करवाता था, ऐसा था नहीं, मतलब मैं इंटेंशनली नहीं करती थी। तो जैसे मैं पढ़ रही हूँ, कोई बहुत ही क्रूशल, मतलब कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन चल रहा है, कॉम्प्लेक्स चल रहा है, जहाँ पे मुझे पूरा अपना फोकस वहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो मैं वो देख रही हूँ, तो अनइंटेंशनली या सबकॉन्शियसली मेरा पेन मुंह में चला जाएगा। तो इस चीज़ के लिए मेरे को कभी किसी ने नहीं टोका था 12th तक। बट 12th में जब वो मेरे पास बैठने लगी, शी यूज्ड टू बी लाइक, पोपली क्या कर रही है, पोपली पोपली। वो ना मुझे पोपली बुलाती थी, और वो एकदम से चिल्लाती थी, तो मैं यूँ हो जाती थी, व्हाट द हेल, क्यों इतनी ज़ोर से चिल्ला रही है। बट वो हमेशा मुझे यही बोलती थी, मुँह से पेन निकाल, मुँह से पेन निकाल। और उसके बाद क्या हुआ, 12th के बाद जब मैंने कॉलेज वॉलेज ज्वाइन किया, हम लोग अलग अलग हो गए, वो कहीं और चली गई, मैं कहीं और। तो कभी भी मैं पढ़ते पढ़ते मेरा पेन यहाँ पे जाता था ना, और मेरे को एकदम से पीछे से आवाज़ आती थी, पोपली ये मत कर, पोपली पेन मुंह से बाहर निकाल। तो फिर उसके बाद मेरी आदत छूट गई, अब मैं कभी भी पेन को मुंह में नहीं डालती। क्यों? क्योंकि उसने मुझे मेरी एक वीकनेस पता करवाई कि ये तुम जो कर रही हो गलत चीज़ है। उसने पता कर, मतलब उसने मेरे को एहसास दिलवाया। उसके बाद शी हेल्प मी उस चीज़ में कि मैं उससे छुटकारा पा लूँ, और उसके बाद वो चीज़ वो चली भी गई।
सेम चीज यहाँ पे मेंटोर आपके साथ करता है, वो आपको आपकी शॉर्टकमिंग्स के बारे में एहसास दिलाता है, फिर आपकी मदद करता है, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि आप उन सब शॉर्टकमिंग से छुटकारा पा लें और उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं। ओके बहुत ज़्यादा पर्सनल एग्जांपल्स देती हूँ क्या मैं? Anyways, next है provide assistance in finding the necessary information. आपकी मदद करता है necessary information find करने में. Then provide assistance in preparation of documentation for the enterprise and enterprise support programs. अगर कुछ documents तैयार करने होते हैं उसमें भी वो आपको support provide करता है. Provides guidance and support in preparation and implementation of development activities, plans, projects in order to achieve the best possible business results. अच्छे business results पाने के लिए वो आपकी developmental activities को implement करवाने की भी पूरी कोशिश करता है. Helps in identification, procurement and utilization of resources required for the proposed venture. मदद करता है आइडेंटिफिकेशन करने में, प्रोक्योर करने में और यूटिलाइज करने में रिसोर्सेज जो कि प्रपोज वेंचर के लिए ज़रूरी होंगे. Then provides assistance in finding business partners. Business partners find करने में आपकी मदद करता है. Provides consultation and help in coordinating activities aimed at accessing funds, new technologies, etc. आपको न्यू टेक्नोलॉजी के लिए फंड्स इकट्ठे करने में मदद करता है, कोऑर्डिनेशन में कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, मतलब कोऑर्डिनेट करके आपसे फंड कहीं कहीं से लाने में मदद करता है. इंट्रोड्यूस द मेंटी टू रेलिवेंट कंसल्टेंट्स, ट्रेनर्स, सप्लायर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, फॉर दैट विल हेल्प हिम बूस्ट कॉन्फिडेंस. ऐसे लोग जिनकी मदद यूजुअली लगती है, जिनकी सर्विसेज यूजुअली आप अवेल करते हैं बीइंग अ बिजनेसमैन, उन सबसे आपको मिलवाने में मदद करता है ताकि आपके लाइफ थोड़ी ईजी हो जाए. As the mentor has the experience of witnessing highs and lows during his venture starting, he can help you with the great source of introducing mentee to threats can risk of market. क्योंकि वो ऑलरेडी उस फेज से निकल चुका है. देखिए आप लाइफ में हमेशा एडवाइस बड़ों से क्यों लेते हैं, छोटों से क्यों नहीं लेते? सिंपल रीजन, क्योंकि बड़े आपकी एज से निकल चुके हैं, गुजर चुके हैं. उन्होंने जो जो डिफिकल्टीज देखी होंगी अपनी लाइफ में वो आराम से आपके साथ शेयर कर सकते हैं और वो आपको बता सकते हैं तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इन ऑर्डर टू लिव अ गुड लाइफ, राइट? तो ऐसे में सेम चीज ये बोल रहे हैं कि जो मेंटोर है वो ऑलरेडी अपने बिजनेस वेंचर के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग में कर चुका है, वो सारी चीजें देख चुका है जो अब आप देख रहे हैं, तो वो आपको अच्छे से हेल्प कर पाएगा, गाइड कर पाएगा. Helps mentee in learning specific skills, knowledge, unspoken rules critical for success of business. ये आपकी mentee की learning में, specific skills सीखने में, knowledge वो करने में मदद कर सकता है. Mentoring benefits the enterprise mentors and mentees. Mentoring चीज़ help करती है enterprise की भी, mentors की भी और mentees की भी, सबकी मदद हो जाती है इससे. अब यहाँ आता है मेंटोर्स एंजॉय मेनी बेनिफिट्स. मतलब कौन कौन से बेनिफिट्स मेंटोर एंजॉय करता है वो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी बोला ना कि इट्स बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी, चाहे वो एंटरप्राइज हो, एंटरप्राइज से भी इसका भला होता है, मेंटर्स का भी होता है और मेंटीज का भी होता है. तो मेंटीज का तो समझ में आ गया कि उनको स्किल सीखने को मिलता है, ये करने को मिलता है, वो करने को मिलता है. बट व्हाट अबाउट मेंटर्स, उनको क्या मिलता है, वो क्यों कर रहे हैं ये सारा काम? मतलब देखना सोचना है ना कि भाई क्यों, उनको क्या फायदा हुआ इससे. इसमें फर्स्ट पॉइंट है गेन्स इनसाइट फ्रॉम द मेंटीज बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री दैट कैन बी यूज्ड इन मेंटर्स प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट. यहाँ पे देखो, जब एक टीचर पढ़ाना शुरू करता है तो वो ना सिर्फ बच्चों का भला कर रहा होता है बल्कि खुद का भी भला कर रहा होता है. कैसे? मैंने तुम्हें पढ़ाया, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस में ऐड हुआ, तुमने कई बार मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जिनके बारे में एक्चुअली कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है. मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, सारे टीचर्स के साथ ऐसा होता होगा. हम खुद से तो पढ़ते हैं, जो नॉलेज हमारे पास होती है वो तो होती है, लेकिन समटाइम्स स्टूडेंट्स के जो अटपटे डाउट होते हैं ना, उससे हमें इतने सारे एस्पेक्ट्स खुल जाते हैं कि बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं, इस चीज के बारे में भी सोचना है हमें, इस चीज को भी देख के जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है. तो तुम्हारी तो हम ग्रोथ करवा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारी खुद की भी ग्रोथ हो रही है. मैंने फर्स्ट टाइम जब बिजनेस स्टडीज पढ़ाया था तब यू कैन से मेरे पास नॉलेज लेवल था इतना, फिर तुम लोगों के डाउट्स एंटरटेन करके मेरे पास नॉलेज लेवल हुआ इतना, फिर मैंने सेकंड टाइम पढ़ाया तो नॉलेज लेवल हुआ इतना, फिर पढ़ाती गई. तो ऐसे मेरा खुद का नॉलेज लेवल बढ़ रहा है, तो मेरी ग्रोथ भी साथ में ही हो रही है.
Second, gains satisfaction in sharing expertise with others, re-energizes the mentor's career. सेटिस्फैक्शन गेन करते हैं अपने एक्सपर्टीज को शेयर करने में, जो कि सब लोग नहीं करते, बट मेंटोर्स के अंदर ये वो होती है कि वो अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज लेवल तुम्हारे साथ शेयर करते हैं, तो उनको एक कंटेंट वाली फीलिंग आती है कि अरे वाह मज़ा आ गया, मतलब लाइफ में कुछ कर दिया, सेटिस्फैक्शन मिल गई, संतुष्टि मिल गई, ठीक है। री एनर्जाइजेस द मेंटोर्स करियर। देखो जब भी मेरे पास कल की बात ले लो, कल मेरे पास ना एग्जैक्ट शाम के टाइम पे मेरे पास 2 बच्चों का एकदम से मैसेज आया इंस्टाग्राम पे कि मैम थैंक यू सो मच, वी गॉट एडमिशन इन DU। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। फिर दूसरे का भी आया, मैम DU में एडमिशन हो गया, फिर कॉलेज नाम वगैरह मेंशन था उसका। अब देखो जब ये दोनों चीज़ें हुई तो उन बच्चों को तो खुशी हुई होगी, लेकिन ये पढ़ के मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आर गेटिंग एडमिशन इन सच अ गुड यूनिवर्सिटी। तो मेरे अंदर वो एनर्जी फील हो गई। मैं पहले भी हमेशा बोलती थी कि जब भी आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ, जब भी आप लोगों के मार्क्स देखती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे बूस्ट देते हैं कि यार आई एम एबल टू हेल्प अदर्स, तो मुझे वो काम करना चाहिए। मेरी हेल्प की वजह से दूसरे ग्रो कर पा रहे, तो मेरे को अपना और 100% देना चाहिए इस चीज़ में। सो काइंड ऑफ आप लोगों की एनर्जी से हमें एनर्जी मिलती है। मैं हमेशा अपनी लाइफ क्लास में भी बोलती हूँ कि जितना इंसान एक्टिव मुझे देखेगा ना, उतनी एक्टिव मैं आऊँगी पढ़ाने में। मैं कभी भी अपने क्लास में किसी को भी ना ऐसे डल लेजी टाइप बैठने नहीं देती थी। मुझे जहाँ लगता था ना कि ये लेजी इंसान बैठा हुआ है या थोड़ा डल इंसान बैठा हुआ है, ये आज की डेट में बहुत डल लग रहा है, तो मैं पहले उस पर ही फोकस करती थी कि तू थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगी। रीजन बीइंग तुम्हारी एनर्जी से मुझे एनर्जी मिलती है। अगर तुम खुद डल होगे तो मैं भी डल हो जाऊंगी, और वाइस वर्सा चलता है। अगर टीचर एनर्जेटिक ना हो, मैं आऊँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक बोर्ड मतलब टेबल सा रख दूँ, उस पर यूँ खड़े होकर तुम्हें पढ़ा रही हूँ, हाँ जी बताओ क्या पढ़ना है, क्या करना है, आज हम पढ़ेंगे ये, तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में? क्या तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगी? बट वहीं यहाँ पे आके मैं बोलूँ हाँ जी बताइए आज क्या पढ़ना चाहते हैं आप, तो आप लोगों को लगेगा ना टीचर इतना एनर्जेटिक है, हम क्यों नहीं है। हमेशा वाइस वर्सा वाली सिचुएशन चलती है। तुम लोगों की एनर्जी हमें आती है, हमारी एनर्जी तुम्हें जाती है। स्पेशली ये लाइव क्लास में एप्लीकेबल होता है, बट देन ऑफलाइन में भी यू पीपल कैन फील द सेम थिंग, ऑनलाइन में भी सॉरी, यू पीपल कैन फील द सेम थिंग। मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे सामने स्टूडेंट नहीं है, लेकिन तुम्हारे सामने तो टीचर है। मैं कोई लेक्चर ऐसा रिकॉर्ड करूँ जिसमें मैं यूँ चल रही हूँ, हाँ जी इसमें हम पढ़ेंगे, फिर ये होगा वो होगा, तो ऐसे में तुम्हें क्या लगेगा ये टीचर क्या पढ़ा रही है, क्या टाइम पास करिए। तुम वीडियो देखोगे? पूरी नहीं देखोगे, तुम साइड चले जाओगे। सो बेसिकली जो मेंटी की चीज़ें होती है, मेंटी को जो वो दे के मतलब ग्रोथ करवा के उसकी जो सेटिस्फैक्शन मेंटोर को मिलती है, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है उससे। गेन्स एन अलाई इन प्रमोटिंग द ऑर्गेनाइजेशंस वेल बीइंग। ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन की वेलबींग को प्रमोट करने का कोशिश होती है। लर्न्स मोर अबाउट द अदर एरियाज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ऐसे एरियाज जो कि आपने अभी तक अनछुए छोड़ दिए थे, उनकी नॉलेज आपको मिल जाती है, उनकी इंसाइट्स आपको मिल जाती हैं, ठीक है। Now, mentoring in itself benefits the organization through। हमने पढ़ लिया कि मेंटोर को किस तरह से मदद मिलती है, मेंटी को किस तरह से मदद मिलती है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से मदद मिलती है मेंटरशिप की। फर्स्ट है इट एनहेंसेस स्ट्रैटेजिक बिजनेस इनिशिएटिव्स। ऑब्वियसली सिखाने वाला सीखने वाला, सीखने वाला तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का है। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। एनकरेजेस रिटेंशन। अगर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को ये लगे कि हाँ हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारे को सीखने का मौका मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहेंगे ना, तो रिटेंशन रेट बढ़ जाएगा आपका। टर्नओवर कॉस्ट, जो टर्नओवर कॉस्ट होती है बदलते रहते हैं लोग, वो थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज नाउ द पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग कि उसके एफर्ट से और बहुत कुछ हो सकता है। ब्रेकिंग डाउन द सिलो मेंटालिटी दैट हिंडर्स कॉपरेशन अमंग कंपनी डिपार्टमेंट्स और डिविजन। ये जो मेंटालिटी होती है कि भैया हाँ हमें नहीं वो करना, हम किसी के साथ वो नहीं है, कंपैटिबल नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, वो सारी ब्रेक डाउन हो जाती है और कंपनी में डिपार्टमेंट्स और डिविजन अच्छे से काम करने लग जाते हैं। एलिवेटिंग नॉलेज ट्रांसफर फ्रॉम जस्ट गेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिटेनिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड विजडम गेन फ्रॉम लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज से जो इन्फॉर्मेशन आती है उन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो आता है उसको ट्रांसफर करके ऐसे लोगों को जो कि नए हैं, फ्रेशर्स हैं, हम उनका नॉलेज लेवल बढ़ा देते हैं। एनहेंसिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एक इंसान की प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो जाती है। लिंकिंग
employees with valuable knowledge and information to other employees in need of such information, using own employees instead of outside consultants as internal experts for ये वाला पॉइंट सेम ही ऑलमोस्ट। इसमें ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोशिश करो अपने ही जो पुराने ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, जो सीखे हुए हैं, उनको तुम गाइड बना दो उन लोगों के लिए जो कि फ्रेशर्स ज्वाइन कर रहे हैं। लाइक आई टेल यू, देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, पम, मतलब आई कॉल हर पम, वैसे हर नेम इज दीपम। सो उसके पापा यूज्ड टू वर्क इन एन एमएनसी। अब उसके पापा काफ़ी सालों से उस एमएनसी में काम कर रहे थे, वहीं से उन्होंने रिटायरमेंट ली है। अब जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हो तो आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की पूरी समझ हो जाती है, अच्छे से समझ जाते हो आप वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, राइट। अब जो फ्रेशर्स ज्वाइन करेंगे उन्हें तो कुछ नहीं पता, उनको बस वो जो सीख के आए हैं, मतलब जो पढ़ के आए हैं, रट्टे मार के आए हैं, बस उनको उतना ही पता होगा। बट उनको अगर ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सालों से हैं, जिन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन का हर छोटा छोटा पहलू देखा है, वो अगर उन्हें ट्रेन करेंगे तो कितना सही रहेगा। बाहर से हम किसी रैंडम कंसल्टेंट को बुलाएंगे, किसी एडवाइज़र को बुलाएंगे, उसको तो खुद ही नहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 100% पता, लेकिन वो इंसान जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सालों से काम कर चुका है, उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हर चीज़ के बारे में पता है। तो बताइए, बाहर वाला आपकी ज़्यादा मदद कर पाएगा उस इंसान को समझाने में जो फ्रेशर है, या फिर आपका ओल्ड एम्प्लॉय? ऑब्वियसली द ओल्ड एम्प्लॉय, राइट। वही चीज़ बोली हुई है कि इंस्टेड ऑफ बाहर से लेके आने के कंसल्टेंट, तुम जो घर के मतलब जो एक्सपर्ट हैं तुम्हारे यहाँ वाले, उन्हीं को इस्तेमाल कर लो। Supporting the creation or a multicultural workforce by creating relationships among diverse employees and allowing equal access to mentoring, creating a mentoring culture which continuously promotes individual employee growth and development. Again, एम्प्लॉयज़ की डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है थोड़ी सी, मतलब उनको बहुत डाइवर्सिफाइड एरियाज़ की नॉलेज मिल जाती है, स्किल्स सीख जाते हैं, उनकी ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। सो इन शॉर्ट इस पूरी वीडियो में हमने क्या सीखा कि एक ऐसा इंसान जो न्यूट्रल होकर आपको अच्छे से गाइड कर सके, अच्छे से आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सके, आपकी ग्रोथ करवाए, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम मेंटरशिप बोलते हैं। एंड इसमें दो पार्टीज़ होती हैं, वन इज़ मेंटोर, वन इज़ मेंटी। मेंटोर मतलब जो सिखाने वाला है, मेंटी जो सीखने वाला है। एंड इसमें तीनों का भला हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी, मेंटोर का भी और मेंटी का भी। किस किस वे से वो भी हमने पढ़ लिया, ये वर्ड आया कहाँ से वो भी हमने जान लिया। नाउ आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक लिखा हुआ है प्रीवियस वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो का, उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपका वहीं पे मेंशन्ड है, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आपको वीडियोस देखनी है मैग्नेट ब्रेन्स की तो आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। वेबसाइट के लिए कुछ नहीं करना है आपको जाना है गूगल पे टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे आप वो टाइप करेंगे आपको वेबसाइट दिख जाएगी, क्लिक करना, मस्त बढ़िया तरीके से देखना है इसे। और ऐसे ही प्ले स्टोर पे जाके तुम मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो हमारी एप्लीकेशन भी तुम्हें दिख जाएगी। तो एप्लीकेशन पे भी तुम्हें बस यही करना है, क्लिक करना है, एंड देन यू विल फाइंड दिस थिंग। और इस तरह से तुम्हारा पूरा यूट्यूब का या फिर वेबसाइट का या फिर एप्लीकेशन का वो खुल जाएगा। अच्छा, कोशिश ये करना कि अच्छे से पढ़ के, बढ़िया तरीके से पढ़ के, इन 3 लोगों की जगह तुम्हारे नाम की फ़ोटो, तुम्हारा नाम और तुम्हारी फ़ोटो लगे, ठीक है। सो ये तुम्हारा मोटो होना चाहिए। और तुम्हें पता ही है कि हम 100% फ्री एजुकेशन देते हैं, साथ ही साथ वी स्टार्टेड गिविंग ई बुक्स और बुक्स ऑल्सो। तो इन दोनों को मतलब अगर आपको अवेल करना है, अगर आपको बुक्स चाहिए, ई बुक्स चाहिए, तो उसके लिए आपको बस क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक लिखा हुआ है फॉर्म का, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही तुम उस पर क्लिक करोगे उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन तुमसे मांगी होंगी, वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें फिल करनी है। जैसे ही तुम वो इन्फॉर्मेशन फिल करके सबमिट करोगे फॉर्म को, यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स पे तुम्हारी पूरी वो आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। देन यहाँ से तुम्हें कॉल जाएगा और तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुम्हें बुक्स कैसे मिल सकती हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो, CBSE, NTSE, Olympiad, CUET, IIT JEE, NEET, UP बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक एंड इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, JAB, ये सारे कोर्सेज आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। आधे तो मिल चुके हैं, आधे बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। तो उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाओ, कोई डाउट मत छोड़ो, जो पूछना है पूछ डालो, कमेंट सेक्शन में पूछ डालो, MB के मेल अकाउंट में पूछ डालो। बस अच्छे से पढ़ाई करो, बढ़िया बढ़िया मार्क्स लाओ और लाइफ में कुछ बढ़िया करके दिखाओ। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।